हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है हमारी और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस और उसी में आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 को जो है आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। और हम लोग चैप्टर नंबर 6 को आपका देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो समस्या है हम उनके विषय में बात करेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने उससे पहले चैप्टर नंबर 5 को पढ़ा है। तो चैप्टर नंबर 5 में अगर किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई भी आपके चैप्टर से लेकर थ्योरी से, कोई कॉन्सेप्ट से, या फिर जो हमने अपने क्वेश्चन आंसर करें उनमें, तो अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए। नहीं तो प्यारे बच्चों हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, चैप्टर नंबर 6 आपके सामने है और चैप्टर नंबर 6 में हम देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट। क्या बात करेंगे हम लोग, ध्यान देना है। चैप्टर नंबर 6 है हमारा और इसमें है लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट की। जो हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम है उसमें कुछ आपकी प्रॉब्लम है, कुछ संकट्स हैं, तो उन संकट्स की हम लोग बात करेंगे। आइए, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपातकाल की पृष्ठभूमि। आपातकाल को बोलते हैं इमरजेंसी की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई है उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग गौर करके देखते हैं। 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक। इंदिरा गांधी एक गद्दावर नेता के रूप में उभरी थी। उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इस दौरान में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो गई थी। इसी अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आया। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के कई पहल कदमों के संविधान के विरुद्ध माना। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि अदालत की यथा स्थितिवादी संस्था है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने, कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करवाने की राह में रोड़े अटका रही है। कैसे कर रही है? कल्याणकारी जो काम है उनको करने के लिए क्या रोड़े अटका रही है। कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लगता था कि सरकारी प्राधिकरण को निजी प्राधिकरण मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीतिक हद से ज्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। कांग्रेस किसी टूट से इंदिरा गांधी और उसके विरोधियों के बीच मतभेद और गहरे हो गए। यानी कि जो कांग्रेस थी उसमें देखा कि कैसे आपका कोर्ट ये कह रहा है कि जो आपकी राजनीतिक सत्ता है उन चीजों का प्रयोग सरकार व्यक्तिगत रूप में अब आपका बढ़ती जा रही है। जबकि हमने किस में देखा है बच्चों, आपका कांग्रेस और जो और अन्य विपक्षी दल हैं वो ये इस बात पे एलिगेशन लगा रहे हैं, जबकि वो क्या कह रही है कि सरकार में, लोकतंत्र में लोगों को कल्याणकारी योजना पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बीच में आपका परेशान कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे आर्थिक संदर्भ और इस संदर्भ में हम लोग एक एक करके गौर करेंगे। तो 1971 के चुनाव में हमने सारी चीजों के बाद चैप्टर को छोड़ दिया था। अब उससे आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बहरहाल 1971-72 के बाद के सालों से भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार नहीं हुआ और कह रहे हैं कि जब एक नारा दिया गया गरीबी हटाओ, और यही नारा था जिससे क्या आई थी इंदिरा गांधी की सरकार और विपक्ष ने आपका नारा दिया था गांधी हटाओ। अब देखिए, बंगाल के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा को पार करके भारत में आ गए थे। इसके बदले में पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता आपका देना बंद कर दिया। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में कई गुना तेजी वृद्धि हो गई और विभिन्न चीजों की भी तेज दामी से बढ़ने लगे। 1973 में चीजों की कीमत 23% और 1974 में 30% का इजाफा हुआ। यानी कि 73 में 30% महंगाई बढ़ी और 74 में सीधा 30 आपका कहाँ, आपका 23 और वहां से सीधा कहां पहुंच गई, 30 पर पहुंच गई। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। कैसी हुई? भारी कठिनाइयों को लोगों का सामना करना पड़ा। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी और बेरोजगारी बढ़ती गई। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेहताशा बढ़ गई थी। खर्चों को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को आपका रोक दिया। इसी से सरकारी कर्मचारी में बहुत असंतोष पनपा।
अब पैसा नहीं था तो सरकार का लोगों का वेतन रोका गया, और वेतन रोका गया से लोगों को दिक्कत हो गई। 72-73 के वर्ष में मानसून असफल रहा, इससे कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8% से कम हो गया था। आर्थिक स्थिति को बदहाल को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। इसी स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टी ने बड़े करारे तरीके से जन विरोध की अगुवाई करी। 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध का स्वर उठने लगा था। यह स्वर इस अवधि में और ज्यादा आपका प्रबल होकर उठ खड़े हुए। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूह की आपकी सक्रियता भी इस समय अवधि में बढ़ गई। इन समूहों ने मौजूद राजनीतिक प्रणाली में आपका पूंजीगत व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया था। राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया गया था। ये समूह मार्क्सवादी, लेनिन, अब माओवाद, नक्सलवाद के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि एक विचारधारा थी आपका मार्क्सिस्ट विचारधारा, लेनिन, और यही लेनिन और मार्क्सिस्ट विचारधारा क्या हो गई, अब आपका नक्सलवाद के रूप में आपका घुस गई थी। क्या है नक्सलवाद? जो वहां के स्थानीय लोगों ने अपने हक को करने के लिए जो हथियार उठाए थे, साम्यवादी सोच को लेकर, लेनिन और मार्क्सिस्ट की विचारधारा को लेकर जो स्थानीय लोगों ने हथियार उठाए, जैसे छत्तीसगढ़ आप देखेंगे, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो ये लोग क्या कहलाए आपका माओवादी, या हम आम रूप में जो बोलते हैं नक्सलवादी। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में ज्यादा सक्रिय रहे हुए। सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ थे? वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए कि ये गवर्नमेंट कैसा हो जाए, ये सब आपका दब जाए। बिहार और गुजरात में आंदोलन, इसको भी हम देखेंगे, लेकिन आप देखिए उससे पहले गरीब जनता पर सचमुच भारी मुसीबत होगी। आखिर गरीबी हटाओ का वादा क्या हुआ? अब एक वादा किया था इंदिरा गांधी ने 1971 का आपका, जब आपका चुनाव लड़ी थी, कि गरीबी हटाओ का जब ये आपका नारा दे रही थी, तो इन्होंने गरीबी नहीं हटाई, इन्होंने आपको गरीबी हटा दी। उस समय ऐसा लगा, क्योंकि महंगाई जब इतनी बढ़ गई थी तो आम लोगों के खान पीन की जो आपकी चीजें थी वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। देखिए 30% तक, यानी कि 30% की चीज में इजाफा हुआ। मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की थी, तो 1974 में उसकी कीमत 130 रुपए बढ़ गई थी, 130 रुपए हो गई थी। तो अब सोच के देखिए, तो ऐसे में क्या होगा, कैसे ये सारी चीजें आपका रहेंगी। तो गुजरात और बिहार के आंदोलन ये देखने, तो गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ के छात्र आंदोलनों ने इन दोनों प्रदेशों में राजनीति में गहरा असर डाला। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के इलाके में आपका भी दूरगामी प्रभाव थे। 1974 में जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, तेल तथा अनावश्यक वस्तु की कीमतें बढ़ी हुई थी। उच्च पदों पर भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया था। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टी की भी आपका शिरकत हो गई थी, और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के द्वारा चुनाव करने की मांग की। कांग्रेस के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई का कहना था कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं कराए गए तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। क्योंकि आप देखेंगे जो आपके मोरारजी देसाई थे, ये गांधीवादी नेता के रूप में उभरे थे। मोरारजी देसाई अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी थे, और कैसे थे? इंदिरा गांधी के प्रमुख विरोधी रहे कांग्रेस के भीतर। विपक्षी दल द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन पर गहरे दबाव में 1975 में जून में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस में इसमें चुनाव की हार हो गई, और इसमें क्या हो गया? कांग्रेस क्या हो जाती है? इसमें हार जाती है। यहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमि के रूप से आपका तैयार हो रही थी। तो एक बार थोड़ा सा आप इस पर गौर करिए, देखिए किस तरह से इस समय की राजनीति जो थी तो आपका गरमा रही थी। तो ये कहीं ना कहीं आपका पिछली चीजों से, जो पिछला चैप्टर पढ़ा उससे ही लिंकेड है कि 1971 के बाद देश में कैसा माहौल हो रहा था। अच्छा, तो यही होता है कि 1973 का साल जितना जल्दी हो सके बीत जाए, लोग दुआ मना रहे हैं, क्योंकि इस समय बड़ी आर्थिक मंदी भारत में पड़ रही थी। क्योंकि जो पाकिस्तान अलग हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश बनाया था, लगभग 80 लाख से 1 करोड़ लोग भारत में आ गए थे। उन शरणार्थियों को खाना पीने रहने की व्यवस्था करना, यूएस ने बिल्कुल हाथ खींच दिया था चीजों को लेकर, मदद करने को लेकर तेल से। तो भारत के सामने हर बड़ी स्थिति का, संकट का सामना करना पड़ रहा था।
अब ऐसे में संकट सामना करने के लिए सरकार बिल्कुल बेबस थी, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे माध्यम नहीं थे जिससे कि उसे संकट का सामना कर सके और बहुत अच्छे से उसको फेस कर सके। तो ये सारी समस्या कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई थी। तो आप इसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, मार्च कह रहे 1974 के मार्च के माह में बढ़ती हुई कीमतें, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। अब यहां से एक नेता निकलने वाले हैं बच्चों बिहार के, अभी ध्यान रखना कौन से नेता निकलेंगे मैं आपसे पूछूंगा इसी आंदोलन से। ठीक, आंदोलन के क्रम में जयप्रकाश नारायण जेपी को बुलावा भेजा गया। बड़े आपके प्रसिद्ध नेता रहे हैं बिहार के जेपी, क्लियर हो गया? ध्यान रखना, अब इनको क्या भेजा गया? न्योता भेजा गया। अब जेपी साहब क्या करते हैं? आपका पहुंच जाते हैं। ठीक, जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यकर्ता में लगे थे, यानी कि ये आपका पॉलिटिकल समाप्त कर दिया था। छात्रों के अपने आंदोलन की अगुवाई करने के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा गया। जेपी ने छात्रों के निमंत्रण पर इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, यानी कि कोई भी गतिविधि नहीं होगी, मतलब किसी तरह की मारपीट वगैरह, अपने को सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रखेगा। और इस प्रकार छात्र आंदोलन में एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लिया। उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। जीवन के हर एक क्षेत्र में लोग अब आंदोलन से आ चुके थे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि वे उन शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ तमाम घेराव, बंद, हड़ताल सिलसिले चालू थे। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। सरकार ने क्या कर दिया? इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ा। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों का भी एक क्या होगी? राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। इससे देश के रोजमर्रा के कामकाज ठप हो रहे थे। अब क्या हो रहे थे? जो रोजमर्रा के कामकाज हैं वो भी ठप हो रहे थे, जानने का खतरा हो गया था। अब देखिए 1975 में जेपी जनता ने संसद मार्च का आपका नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अभी तक इतनी बड़ी संख्या में रैली नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? इतनी बड़ी संख्या में अभी तक यहाँ कोई रैली नहीं हुई। जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, गैर कांग्रेसियों का समर्थन मिलने लगा। इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया कि इंदिरा गांधी के जेपी जी हो सकते हैं। बहरहाल जेपी जी के विचारों में उनके द्वारा अपनाई गई जन प्रतिरोधी की रणनीति की आलोचना के मुखर हुई। गुजरात और बिहार में दोनों राज्यों में आंदोलन के कांग्रेसी विरोधी आंदोलन माना गया। कहा गया कि यह आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। अब यहाँ बस थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कह रहे हैं हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, हम तो इंदिरा गांधी के खिलाफ हैं। इंदिरा गांधी का मानना था कि यह आंदोलन उनके व्यक्तिगत विरोध के प्रति प्रेरित है। कैसे हो रहे हैं? उनके व्यक्तिगत चीजों को लेकर क्या हो रहे हैं? ये सारे आंदोलन जो हैं आपका हो रहे हैं, जिनके बारे में आप लोग नीचे देख रहे थे। तो सबसे पहले एक नेता हमको मिले हैं जेपी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। इनको बोलते हैं, आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जेपी शॉर्टकट में बोलते हैं जेपी। युवा अवस्था में मार्क्सवाद, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया। नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। 1955 के बाद एक्टिव कांग्रेस की राजनीति छोड़ दी। गांधीवादी बनने के लिए भूदान आंदोलन में सक्रियता गई। नागा हिल्स के बीच सुलह की बात की। कश्मीर में शांति का प्रयास किया। चंबल के डाकैत का आत्मसमर्पण कराया। बिहार नेताओं ने आपातकाल के विरोध का प्रतीक बनाया
और जनता पार्टी के आपके क्या हुए, गठन के प्रेरणा स्रोत थे। जनता पार्टी किसकी है? लालू प्रसाद यादव की। ठीक, अब थोड़ा सा ये वाला कार्टून देख लीजिए। देखो, वह लोकतंत्र का पपीलता लगाना चाहता है। क्या करना चाहता है? लगाना चाहता है। अराजकता फैलना चलाता है और सत्ता हासिल करना चाहता है। अब थोड़ा सा एक देखिए, एक और है चारू मजूमदार, बड़े कम्युनिस्टवादी नेता थे भारत के, कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे, नक्सलवाद बगावत के नेता थे और आजादी से पहले तेभागा आंदोलन में भागीदारी हुई थी। सीपीआई छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि इनकी थ्योरी मार्क्सवाद और लेनिनवाद को थी। लेनिन मतलब जो पहले चीन के राष्ट्रपति बने थे उनकी विचारधारा से, और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट थ्योरी के जो जन्मदाता उनकी थ्योरी से बड़े प्रेरित थे। ये स्थापना की थी। किसान विद्रोह के साथ मऊ पंथ में विश्वास रखते थे, क्रांतिकारी हिंसक के समर्थक थे। पुलिस की हिरासत में इनकी मृत्यु हो गई थी। चारू मजूमदार, ठीक ध्यान रखना है। आइए, एक शब्द पढ़ा है हमने, नक्सलवाद। अभी हम लोग इस चैप्टर में देख रहे थे कि जो ये समाजवादी आपके सोशलिस्ट पार्टी थे, लास्ट में क्या बन गए? आपके नक्सलवाद बन गए। तो आखिर में नक्सलवाद चीज है क्या? आज थोड़ा सा इसको, जैसे हमारी बुक में दिया, हम इसको पढ़ ही लेते हैं। बताइए बच्चों, आपकी नजर में अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों कि नक्सलवाद क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सर की नक्सलवाद ये है। बताइए मुझसे कि सर नक्सलवाद ये है। क्या कहेंगे आप नक्सलवाद को? देख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग में नक्सलवाड़ी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस किसान विद्रोह की अगुवाई मार्क्सिस्ट वादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय कैडर के लोग कर रहे थे। कैडर मतलब होता है क्षेत्र के लोग कर रहे थे। नक्सलवाड़ी पुलिस थाने से शुरू होने वाला यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना गया, क्योंकि अब देखिए, समझिए, नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना गया क्योंकि कहां से शुरू हुआ था? नक्सलवाड़ी पुलिस थाने से शुरू हुआ था। तो कहां है नक्सलवाड़ी पुलिस थाना? तो वेस्ट बंगाल राज्य है और पर्वतीय जिला है दार्जिलिंग। तो वहां का एक थाना है, कौन सा? नक्सलवाड़ी। तो नक्सलवाड़ी में जो युद्ध हुआ उनको क्या बोल दिया? नक्सलवादी। याद रहेगा, क्या बोल दिया? नक्सलवादी। ठीक, तो कहां से निकला नक्सलवादी शब्द? नक्सलवाड़ी जो पुलिस थाने का केस था उसी को नक्सलवादी कहा गया। 1967 में नक्सलवादी सीपीआई एम से अलग हो गई। ठीक, और सीपीआई एम का मतलब था मार्क्सवादी लेनिन के नाम से एक नई पार्टी चारू मजूमदार के नेतृत्व में बनी, जिनके विषय में हम अभी पढ़ रहे थे। इस नेतृत्व की, इस पार्टी की दलील थी कि, दलील मतलब अपील, अपनी बातों को रखने का था कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है। इस पार्टी ने क्रांतिकारी के लिए गोरिल्ले युद्ध की रणनीति अपनानी पड़ेगी। इस पार्टी के नेतृत्व क्या करना? गोरिल्ला। गोरिल्ला का मतलब है, देखिए, गोरिल्ला युद्ध करते थे आपके मराठा, और बड़े फेमस थे मराठा, यानी कि छुप कर युद्ध करना पड़ेगा। नक्सलवादी आंदोलन ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीन कर गरीब और भूमिहीन लोगों को दे दी। इस आंदोलन के समर्थक अपने राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिंसक संसाधनों का इस्तेमाल के पक्ष में दलील देते थे। इस वक्त कांग्रेस सत्तासत्ता पश्चिम बंगाल सरकार से नक्सल निरोधक नजरबंदी समेत कई बड़े कदम उठाए, लेकिन नक्सलवाद आंदोलन रुक न सका। बाद में सालों में यह देश के कई अन्य भागों में फैल गया। नक्सलवाद आंदोलन अब कई दलों और संगठनों में बढ़ चुका था। इन दलों में से कुछ लोग सीपीआई, एमएस आपका लिबरेशन और खुली लोकतांत्रिक राजनीति में भागीदारी आपका कर रहे थे। फिलहाल 9 राज्यों में, भारत की बात कर रहे हैं, 9 राज्यों में 75 जिलों में नक्सलवादी प्रभावी हिंसा है। कैसा है? 9 राज्यों में चीजें हैं और 75 जिलों में। इनमें अधिकतर बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं। यहाँ पर आदिवासी की जनसंख्या ज्यादा है, यानी कि जो भी जिले हैं वो कैसे हैं? आपके बहुत पिछड़े हुए हैं, और जनजातीय जिले हैं 75, जिनमें ये सब चीजें हैं। इन इलाकों में बटाई या पट्टे पर खेती बाड़ी करने वाले तथा छोटे किसान उपज के हिस्से, पट्टियों की सुनिश्चितता, अवधि, उचित मजदूरी वाले बुनियादी हकों से वंचित हैं। जबरिया मजदूर, बाहर के लोग, संसाधनों को दोहन और सूखेकरों द्वारा शोषण के इलाकों की आम बात है।
कि चाहे सूखा पड़े, कुछ भी करे, पर इनका शोषण होना तय है। इन्हीं स्थितियों में नक्सलवाद आंदोलन में बढ़ोतरी हुई। कैसी हुई? ये कंडीशन जो थी ऐसा पैदा कर रही थी। सरकार ने नक्सलवादी आंदोलन से निपटने के लिए आपके कड़े कदम उठाए हैं। मानवाधिकार समूह ने सरकार के इन कदमों की आलोचना करते हुए कहा है कि नक्सलवादी समूह से निपटाने के क्रम में संवैधानिक मानकों का उल्लंघन कर रही है। नक्सलवाद, हिंसा और नक्सल विरोध सरकार की अगुवाई में हजारों लोगों को अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये था थोड़ा नक्सलवाद से कि कहां से शुरुआत हुई, क्या चीजें थी, कैसा इनका दौर था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लेकर कैसे शुरू हुई, इंदिरा गांधी ने कौन कौन से फेजों का सामना किया। इन सारी चीजों को फिलहाल जो है हम अब तक इसमें आपका पढ़ चुके हैं और इसको हम अभी तक इसमें देख चुके हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर है? तो आप थोड़ा सा इनको देख लीजिए। जितना अभी तक पढ़ा है इसमें कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई चीज ऐसी है शायद जो आपको समझ ना आई हो इन पूरे चैप्टर के अंतर्गत, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे एक एक करके लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आपको इसमें समझ ना आई हो, कोई ऐसा पहलू, बस ध्यान रखना पिछले चैप्टर के बाद से ही आगे का दौर है। हर तरह से जो है रहा है आपके इंदिरा गांधी का ही विरोध के रूप में सारी चीजें सामने आ रही है। ठीक, चाहे सुप्रीम कोर्ट विरोध कर रहा हो कि आपका चीजों को लेकर व्यक्तिगत रूप हो रही है या फिर कोई और चीज हो। ठीक, चलिए पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग फिर इसके बाद शुरू करेंगे न्यायपालिका से संघर्ष, कि कैसे आपका न्यायपालिका यानी कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसके बीच और सरकार के बीच कैसी खिंचातानी थी, कैसा संघर्ष था, इसको हम लोग आपका देखेंगे। तब तक लास्ट 30 सेकंड आप लोग एक बार देख लीजिए पुनः, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। उससे पहले आप इसके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दल में गहरे मतभेद हो गए। किस किस के बीच हो गए? न्यायपालिका के साथ सरकार और जो शासक दल हैं दोनों के बीच गहरे मतभेद पैदा हो गए। क्या आपको संसद और न्यायपालिका के बीच चले संघर्ष की चर्चा याद है? इसके बारे में आपने पिछले साल पढ़ा है कि इस क्रम में 3 असंवैधानिक मामले उठे। क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? पहला क्वेश्चन तो यही था, क्या संसद, क्या जो आपका मौलिक अधिकार हमको दिए, फंडामेंटल राइट्स की जो हम बात करते हैं, जो हमको आर्टिकल आपका 12 से मिले हुए हैं, ठीक, आपका बेसिकली हम 14 से उनको पढ़ते हैं, 32 तक हमको मिले हुए हैं, 6 मौलिक अधिकार हमारे हैं। इसमें कह रहे सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती, यानी कि आप क्या नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार में कटौती नहीं कर सकते। दूसरा यह है कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट-छाट कर सकती है? इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकती कि अधिकारों की कटौती की जाए। तीसरे, संसद में यह कह सकते हैं कि संविधान संशोधन किया गया है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकार में कमी कर सकती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को निरस्त कर दिया। इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव आ गया। एक, मौलिक अधिकार को कम करने पर तुला पड़ा था, और दूसरा मतलब सरकार चाह रही थी कि आपकी फंडामेंटल राइट्स में रिफॉर्म हो ताकि डीपीएसपी को लागू कर सकें। किसको? नीति निर्देशक तत्वों को आपका प्रभावकारी बनाने के लिए। अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट आपस में भिड़ जाते हैं। आपको याद होगा कि रणनीति संकट में केशवानंद भारती बनाम के मैसूर मुकदमे के रूप में सामने आया। अगर आप केशवानंद भारती बनाम केस को पढ़ोगे तो आपको हर एक पहलू उसका मिलेगा। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि संविधान एक बुनियादी ढांचा है और संसद इन ढांचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती। इन चीजों में आपका जो रिफॉर्म है वो आपका नहीं कर सकती। दो और बातों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में आपका तनाव बढ़ाया। 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ न्यायाधीश को
भारत का मुख्य अधिकारी बनाने की परिपाटी आई। 1973 में सरकार को 3 वरिष्ठ न्यायाधीश की अनदेखी करके न्यायमूर्ति एन के राय को सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यह निर्णय राजनीतिक रूप से आपका विवादास्पद बन गया, क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता को अनदेखी के मामले में की थी, उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध में फैसला किया। ऐसे में लिखित संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ी तेजी से घमामेल हुआ। जो लोग प्रधानमंत्री के नजदीक थे, एक ऐसे प्रतिबद्ध न्यायपालिका और नौकरशाही के बारे में बात करने लगे जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करें। यानी कि कुल मिलाकर ये था कि हम इस तरह के लोगों को वहां शिफ्ट कर दें कि जैसा इंदिरा गांधी चाहती हैं, उस समय की वर्तमान सरकार चाहती हैं प्रधानमंत्री, उनके अनुरूप हो जाए उनकी विचारधारा। इससे संघर्ष के चरम बिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। एक हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन हुआ था उसको अवैध घोषित कर दिया, यानी कि इनवैलिड मान दिया। तो चीजें क्या हो गई, और बिगड़ गई। ठीक, तो इसको देखिए थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार। अब थोड़ा सा मामला था आपातकाल का। कह रहे हैं कि आपातकाल की घोषणा अब क्या करती इंदिरा गांधी, भारत में लागू करती हैं इमरजेंसी, क्योंकि हर तरफ विरोध हो रहा है। तो 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंह सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक करार दिया। न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण के द्वारा तैयार एक चुनाव याचिका के मामले पर सुनाया था। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 के बतौर उम्मीदवार खड़े होने को लेकर चुनाव में गए थे। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवा का इस्तेमाल किया है। क्या किया है? सरकारी कर्मचारियों की सेवा का इस्तेमाल किया है। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब यह है कि कानूनन और अब इंदिरा गांधी सांसद जो है नहीं रही। अगर अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा संसद निर्वाचित नहीं होती हैं तो प्रधानमंत्री का पद कायम नहीं रहेगा। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को आंशिक स्थाना आदेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर कोई अपील नहीं सुनी गई, तब तक इंदिरा गांधी सांसद जो है बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। यानी कि जब तक ये पूरा फैसला साफ नहीं हो जाता, तब तक आप सांसद तो बनी रहेंगी, लेकिन आप लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। तो ऐसी कंडीशन खड़ी कर दी किसके सामने? इंदिरा गांधी के। अब सोचिए, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव को जो वो आपके जीत का है उनको क्या कर दिया गया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो ये सारी समस्या तो राजनीति में होनी बहुत आपका जरूरी थी। अब आगे का जो संकट है वो आपका प्रारंभ हो जाता है। ये वो दौर है जब आपका इंदिरा गांधी के पीछे सब पड़े हैं, उनकी नीतियों को लेकर, व्यक्तिगत मशीनरी के सिस्टम को यूज करने को लेकर। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी अब जो उनका पद है वो भी अयोग्यता के आधार पर खड़ा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने इन सारी चीजों को गौर करके पढ़ा है। तो फिलहाल एक बार जितना मैंने पढ़ाया है, छोटा पहला जो आपका चैप्टर है उसको रिवीजन कर लीजिए। 1971 के बाद के चुनाव में जो स्थिति है देश में, उसको देख लीजिए। फिर हम लोग आपका नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।